नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा तो उन्होंने चर्चा की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार पर भी निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज इन दिनों संगठन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कोरबा के संगठन से चर्चा करने के बाद बैज ने बिलासपुर में भी सभी पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बैठक की। बैठक के बाद दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में हुई जानकारी को साझा किया। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक को निमंत्रण न देने को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी दमदारी से चुनावी मैदान में उतरेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वहां पर उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी। देखिए, ये सरासर गलत है। अगर कोई शासकीय कार्यक्रम है, क्या संविधान दिवस, मैं पूछना चाहता हूँ, ये शासकीय कार्यक्रम था या फिर उप मुख्यमंत्री का कोई निजी कार्यक्रम था, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था क्या? पहला चीज, अगर शासकीय कार्यक्रम था, किसी विधायक के क्षेत्र में अगर कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक सा है कि एक प्रशासनिक दृष्टि से लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का एक प्रक्रिया है। आमंत्रित अगर किए होते तो संभवतः हमारे विधायक जाते, आमंत्रित नहीं किए तो हमारे विधायक नहीं गए। स्वाभाविक सा है कि हमारे विधायक की उपेक्षा कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। अगर कोई कार्यकर्ता अगर विरोध स्वरूप अगर थोड़ा सा विरोध जता दिया, फिर कौन सा गलत हुआ है? लोकतंत्र में क्या विरोध करने का अधिकार नहीं है? अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? यही तो संविधान का मतलब आपका स्टेप क्या होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान का एक यही तो मतलब है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो बुलाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, और उसके बाद विरोध अगर करते उसके खिलाफ में एफआईआर, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। एक चुने हुई सरकार और लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का, विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन आखिर सरकार इतनी डरी हुई है कि इस तरह के हरकतें कार्रवाई कर रही, इस पे बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से इसके लिए कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। कि अभी मतलब ये आप बोले डरी हुई है सरकार, तो मतलब अभी पूरे 14 नगर निगम बिल्कुल आप फटाखा फोड़ देंगे? देखिए, हमारी सरकार थी, 14 नगर निगम हम लोग जीते, और अभी 10 नगर निगमों में चुनाव होना है और पालिका में चुनाव। इसके लिए हम लोग तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से हम लोग आधे से ज्यादा सीटों में जीते, इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप बोल रहे हैं आपके कार्यकाल में जीत का हार का चौका लगा है, और निकाय चुनाव की भी हार की बधाई वो दे रहे हैं अभी से आपको। पहले एक बार केदार कश्यप जी को पूछ लीजिए, पिछले जब हमारी सरकार थी 5 उपचुनाव हुए, कितने उपचुनाव उन्होंने जीते? नगरीय निकाय चुनाव हुए, कितने नगरीय निकाय चुनाव जीते? एक बार उनसे पूछ लीजिए। एक बार बिलासपुर में शायद मुख्यमंत्री जी आए थे और उनके काफिले को एक रेप पीड़ित महिला रोकती है और रोड में बैठकर न्याय मांगती है सीएम के काफिला को। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकती है, मुझे बता दीजिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में अपराध किस तरह बढ़ा हुआ है, आपराधिक घटनाएं किस तरह घट रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बिलासपुर इसके लिए साक्षात उदाहरण है। और सोशल मीडिया में आपको कोई मीडिया साथी भी चला रहे, हम लोग भी देखे उस चीज को। इससे बड़ी थोड़ा सा अभी तो मैं आपको एक चीज का जवाब दूंगा मैं। उसके हिसाब से हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे भी कुछ बस्तर एरिया को छोड़कर कहीं भी कोई विवादास्पद स्थिति या फिर कोई कानून व्यवस्था खराब हो ऐसा स्थिति है नहीं, खासकर चुनाव को लेकर। बाकी कानून व्यवस्था तो पूरा प्रदेश का हालात तो आप देख रहे हैं। रही बात, सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तो बड़ा मुश्किल से क्लियर किया है कि अभी
कि महापौर डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। अभी तक तो पूरी संशय चलते आ रहा था, लेकिन बड़ा मुश्किल से अभी सरकार ने क्लियर किया कि डायरेक्ट महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा। लेकिन अभी भी सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है कि, और सरकार आप देखेंगे तो 6 महीना का अवधि अभी इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी बढ़ा दिया। आखिर क्यों? कहीं न कहीं सरकार को डर है, क्योंकि 1 साल में सरकार ने अभी तक शहरी क्षेत्रों के लिए, गांव क्षेत्रों के लिए उन्होंने 1 रुपए का काम भी नहीं किया। इसी का नतीजा है कि चुनाव से अपने एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए सरकार पूरी तरह से डरी। तो वहीं बिलासपुर से महापौर रामशरण भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मंडियों में धान खरीद की व्यवस्था सही नहीं है। आज प्रदेश अध्यक्ष हैं जो जिला स्तर की एक बैठक ले रहे हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी आज नगरीय निकाय से चुनाव से संबंधित विषयों की चर्चा करने के लिए कांग्रेस भवन में मीटिंग लेने के लिए बिलासपुर आए हुए हैं, क्योंकि वर्तमान कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होने जा रहा है और नया चुनाव होने के लिए तैयारी है। और इस पे कांग्रेस के सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारीगण, सम्मानीय पार्षदगण, जो पार्षद के प्रत्याशी रहे हैं, उन लोगों से, सभी लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय आए। बैज जी का ये कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति तब भी वैसी थी जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, पर अब किसान भी धान के लिए बहुत परेशान हो रहे, न टोकन मिल रहा है, न पैसा मिल रहा है, न खरीदी हो रही है। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जिन्होंने धान की कीमत को बढ़ा करके 3100 रुपये दिया, लेकिन वर्तमान में जो धान बेच रहे हैं उसका रसीद 2300 रुपये मोटा धान, 2330 रुपये पतला धान का दिया जा रहा है और 3100 रुपये नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हमारी सरकार कांग्रेस की 3100 रुपये 4 किस्तों में देती थी। इस बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक साहू ने बताया कि किसान अपनी उपज को लेकर चिंतित है। सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर के आप सरकार को जबरन बदनाम कर रहे हैं, किसानों के धान खरीदी बोनस को लेकर आप सरकार को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। हकीकत वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। हकीकत क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अभी भाजपा की सरकार है और धान खरीदी में किसानों को जो परेशानी हो रही है, वो सिर्फ एक अफवाह या बदनाम करने की साजिश नहीं है, बल्कि किसानों की वास्तविक पीड़ा है। किसानों का जो टोकन का एक मुस्तक धान पर जो खरीदी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक से व्यवस्था भी नहीं हुई, जिसके कारण लेट लतीफी हुआ। शासकीय कर्मचारियों का हड़ताल था, जिसके कारण भी परेशानी हुई थी। किसानों का धान बहुत कट कर तैयार है, पर या तो सरकारी रूप से सरकार के द्वारा तैयारी नहीं की गई, प्रशासन के द्वारा कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। और किसानों को जो चाहिए कि उनको धान का पैसा मिल सके, उनको उचित व्यवस्था हो सके, बाहर जाने की व्यवस्था हो सके, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो इसकी सरकार है उसकी तरफ से नाकामी दिखाई दी। कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सियासी जमीन पाने के लिए जद्दोजहद में लगी है। इसी को लेकर खुद प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की नाकामियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकसभा में जीत के साथ ही कांग्रेस ने शतक लगा दिया है, जिसकी भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी है। भूपेश बघेल ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है, जिसमें ईवीएम से मतदान कराने पर आपत्ति जताई जाएगी। उन्होंने कहा कि कई मामले सामने आ रहे हैं जहां कई उदाहरण हैं ईवीएम में धांधली के हैं, इसलिए कांग्रेस ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की अपील करेगी। देखिए, अभी 29 तारीख को सीडब्ल्यूसी थी और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं।
क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात ये है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निरूरो हुआ है, गुजरात में और तो 542 में हुआ, उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, तो अपनी मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसे चुनाव है? सर, अडानी समूह को लेकर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि जो उस पर आरोप लगा है अडानी पर निराधार है। अब ये तो भाई कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अब यहाँ हमसे सवाल पूछा जा रहा है और रोहतगी जी अलग बोल रहे हैं, और ये यूएस के कोर्ट ने उसको नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो वो तो कोर्ट में ही उसको सिद्ध करना होगा, बाहर में कहने से क्या होता है? तो भारत सरकार और यूएस के बीच में समझौता है तो अडानी सौंप रहे हैं वो, सबसे बड़ी सवाल ये है। और नहीं है तो लोकसभा में चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार? छत्तीसगढ़ में आए दिन विकास की नई नई गाथा लिखी जा रही है। इसी कड़ी में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को करोड़ों की लागत के कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से संजय तरण पुष्कर परिसर में निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा खेलों की सुविधा पर खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। वहीं रायपुर दक्षिण बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग रायपुर दक्षिण की सीट 46,000 से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है, और वहां पर जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज्यादा मतलब हमारी लीड है, ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रायपुर दक्षिण के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम मोदी जी की गारंटी में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। और सुनील सोनी जी 40,000 से भी ज्यादा मतों से जीते हैं और महाराष्ट्र में भी अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता वहाँ भी मिली है। वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी के दावे फेल कर दिए महाराष्ट्र में। बिल्कुल,
कल्पना से ज्यादा जीत वहाँ मिली। झारखंड में थोड़ा सा हुआ, क्या देखते हैं, कहाँ पर कमी रह गई? यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा हावी हुआ। अब समीक्षा होगी उसकी, चुनाव में हार जीत होती है तो कहीं न कहीं समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ बिलासपुर भी विकास के तले ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी इसमें अंकित हो गया है। क्या आगे भी सरकार प्रदेश में ऐसे ही कार्य करती रहेगी, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंद्री और रतनपुर का दौरा किया और स्कूली बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं समूह की दीदियों से चर्चा कर उनके कार्यों की भी जानकारी ली गई। और साथ ही आपको बता दें कि रतनपुर CHC में सोनोग्राफी मशीन और OT का उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, SP रजनेश सिंह और सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ गया है। और उन्होंने स्कूल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का जायजा लिया। उधर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय के बाहरी कर्मचारियों ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कोरबा, गेवरा, डीका के साथ विभिन्न कोयला क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हुए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये चलता रहेगा। कर्मचारियों ने OPCL प्रबंधन के खिलाफ कोयला खदानों में विभिन्न श्रमिकों, फर्जी भर्तियों और दलाली के आरोपों की जांच की मांग की। चालीस वर्ष FCCL की स्थापना के बाद मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, उसके संबंध में आज एक आम सभा यहाँ रखी गई थी, जिसमें विगत मजदूरों के द्वारा मजदूरों का अपमान जो किया गया है, जिन लोगों ने खून पसीना बहाया है, जिन माता बहनों ने शहीद हुए हैं, उनके पति और भाई और बच्चे, उनका सम्मान नहीं करके करोड़ों रुपया FCCL मैनेजमेंट ने खर्च किया है, वह उनकी संपत्ति नहीं है। सुरक्षा को लेकर डायरेक्टर माइन सेफ्टी ऑफिस यहाँ पर है, परंतु डायरेक्टर माइन सेफ्टी के ऑफिस के अधिकारी खदानों में जब भी दुर्घटना होती है, उसके सबूत मिटाने में जुट जाते हैं और आज तक किसी कर्मचारी को कोई बड़ा कंपनसेशन नहीं मिला है। इसी तरीके से सामने एक ऑफिसर CMPF, ये भी हमारे रोज फंड के पैसे से टुकड़े वाले कर्मचारी कमिश्नर कहलाते हैं और लोगों को फंड का पैसा देने में, पेंशन का पैसा देने में, अपना ही पैसे को एडवांस के रूप में देने में घूस मांगते हैं, रोकते हैं और समझते हैं कि इनके बाप का पैसा है। इसी तरीके से विगत 25 तारीख को जो पेपरों में देखा गया, बहुत से कर्मचारियों का जिनका यहाँ पेंशन का पैसा था, उनको रोक दिया गया, उनका खाता SBI बैंक में था और यहाँ मौज मस्ती चल रही है उन लोगों की जिनका कोई योगदान नहीं है। जहाँ 15 मिलियन टन प्रोडक्शन होता रहा, आज 180 मिलियन टन हो रहा है। तो FCCL को नहीं भूलना चाहिए, ये कुर्बानी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जमीन दी, अपना गांव दिया, शहर दिया, पर्यावरण दिया, रोजगार दिया, साथ में उत्पादन किए। उत्पादन के दौरान कई लोग मारे गए, अपंग हुए, औद्योगिक स्वास्थ्य के कारण बीमार हुए और बीमार के बाद आप दवाई या नहीं मिलती है। इन सबका हम लोग विरोध करते हैं और
1948 की ये यूनियन है। इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं देश के माइंस उद्योग में। आज उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि SCCL जो मिनी रत्न कंपनी बनी है, निवेदन है कि बगल में भेज मिल रहा है मध्यवान भोजन बाबा बजरंग बली के दरबार में बट रहा है। आप सभी से श्रद्धालु से निवेदन है कि आगे भोग ले लें और कार्यक्रम चलता रहे। उसमें हम लोगों का यही कहना है, हमारे सबसे पुराने साथी छोटेलाल भाई जो खलासी से लेके 2000-3000 जहाँ खदान में काम करते थे, 5000 लोग झगड़ा कर, अहमद हुसैन जी, ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने, और मैं खुद इस SCCL कंपनी का साक्षी हूं कि 25 सितंबर को बसंत साठे जी आए थे और कंपनी का विभाजन हुआ था और एक कंपनी का निर्माण हुआ था। परंतु ये कंपनी आज उन लोगों को भूल गई है जिन्होंने सहयोग करके इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी बनाई। आज TRP पा रहे हैं ठेकेदारों के दम पर। 1 लाख करोड़ के ठेके दिए गए हैं। हमने गोबन साहू जी को दिया कि 1 लाख करोड़ का अगर ठेका और खरीदी की गई है तो उसका आप लोकल MP के हिसाब से हिसाब मांगिए। मगर आज तक यहाँ के मुखिया ने हिम्मत नहीं की कि मैंने अगर 1 लाख करोड़ का ठेका दिया है 5-6 साल में, तो साहब इसको ठेका दिया है, इसका इतना फंड काटा गया है, PF काटा गया है, इतना वेतन दिया और ये काम हुआ है। CAG की रिपोर्ट नहीं मिलती है। अभी तो इस गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए हैं। SCCL इस गेट पर गार्ड लगा दिए गए हैं जहाँ कॉलोनी अस्पताल को दवाई मिलती है। यार वीडियो वगैरह बन रहा है। ईश्वर सिंह चंदेल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय पे पूर्ण रूप से संक्षिप्त में जानकारी डॉक्टर दीपक जायसवाल दे पाएंगे। जिन लोगों की टूटी तोड़ी 1 रुपया भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? वो मालिक बने। अब भैया कह रहे हैं, अब हमारे मुखिया हैं, हमारे नेता हैं। आपके अपने निजी विचार? मेरे विचार यही हैं जो जायसवाल जी के विचार हैं उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। के लोग भी आनंद मौज कर रहे हैं। इन सबका हम लोग विरोध करते हैं और विरोध करने का परिणाम ये हुआ है कि हमारे ऑफिसों को सीज कर लिया गया है। उसमें मजदूरों के पक्ष में जो दस्तावेज थे उसको गायब कर दिया गया है और हमारा जो पैसा है उसको रोक के रखा है और झूठे मूठे केस इस यूनियन पर और इन पदाधिकारियों पर लगातार किए जा रहे हैं। जबकि अगर CBO नाम का एक प्राणी यहाँ बैठता है, पिछला CMO आया था, उसको सब लोग खड़े होकर आज फोन करेंगे। उसने कुछ जांच की थी, उसकी मौत दुर्घटना में हुई कि दुर्घटना कराई गई रायगढ़ एरिया में, ये एक बड़ा विषय बना है। CBO एक स्वतंत्र निकाय होता है। अगर CBO SCCL के चुंगल में है, सारे अधिकारी CBO में उसके हैं। अब मोदी जी को गारंटी को पूरा करना ही होगा। यहाँ के 4 विधायकों को हमारी बातों को पहुंचाना होगा स्थानीय प्रशासन पर। हमने गोबन साहू जी जो MP है उनको दिया हुआ है, अरे उनको आपने जवाब नहीं दिया तो हम तुमसे क्या मांग करेंगे, तुमसे क्या अपेक्षा करेंगे? TGMS तुम्हारे पॉकेट में है। आज TGMS को भी चेतावनी देके मजदूर लोग आएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation